चलिए दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं एक नया सब्जेक्ट कोड BHIC 103। बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। 2 क्लासेस में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। इसकी एक क्लास आपकी इंग्लिश मीडियम में होगी, एक क्लास होगी आपकी हिंदी मीडियम में। और इतना ही आपके लिए कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्त, काफ़ी रहेगा जितना मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ध्यान से समझना और चीज़ों को समझ के चलना। देखिए सबसे पहले कंटेंट टेबल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेजरली यहाँ पर जो टाइम पीरियड है आपका वो 200 BCE से लेकर 300 CE तक का पीरियड रहा है। यानी लगभग आप कह सकते हैं ये जो 500 ईयर्स का पीरियड है, 500 साल का पीरियड है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यापार और शहरीकरण किस प्रकार हुआ। इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से व्यापारिक केंद्र थे, कौन कौन से ट्रेडिंग बंदरगाह थे आपके। और यही क्वेश्चन आता है कि कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी थी इस पीरियड के बीच में। क्या ये तीनों क्वेश्चन एक है? बिल्कुल सही बात है, तीनों क्वेश्चन एक ही हैं। लैंग्वेज चेंज है और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिटेल्स क्या करनी पड़ेगी, हमें चेंज करनी पड़ेगी। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। फिर हम बात करेंगे दोस्त 300 BCE से लेकर 800 CE तक का पीरियड। मतलब आप कह सकते हैं 1100 सालों में या लगभग आप कह सकते हैं 1000 सालों का जो पीरियड है, यहाँ पर वुमेन की स्थिति कैसी रही, महिलाओं की स्थिति कैसी रही। और तीनों ही कॉन्सेप्ट जो है साउथ इंडिया का, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीट क्वेश्चन है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ट्रिपल स्टार में इस क्वेश्चन को दूंगा, तीनों ही कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तीनों ही अवधारणा भी हम इसे कहते हैं। स्पेशली हम जो ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये इंडियन हिस्ट्री है। और ये इंडियन हिस्ट्री का कौन सा पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं? वो हम पढ़ रहे हैं प्री मेडिवल पीरियड, है ना दोस्तों, पूर्व मध्यकाल। प्री मेडिवल पीरियड जो है पूर्व मध्यकाल का जो समय, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से बाद का समय, और आपका मेडिवल पीरियड से मध्यकालीन भारत से पहले का जो समय है उसको हम इस भाग के अंदर पढ़ने वाले हैं। और ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है, एंशिएंट हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाने वाला एक ट्रांजिशनल पीरियड, एक परिवर्तनशील समय, जब क्या हो रहे थे भारत में अनेकों परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल रहे थे दोस्त। क्लियर? बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत या परेशानी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। चलिए अब चलते हैं कि कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहले 200 BCE से लेकर 300 BCE तक के पीरियड के बीच अर्बनाइजेशन कैसा रहा, व्यापार कैसा रहा। देखिए फ्लरिशिंग ट्रेड नेटवर्क, इस समय एक पूरा व्यापार जाल बना हुआ था, एक ट्रेड नेटवर्क बना हुआ था। किन किन देशों के बीच? इंडिया तो इसमें मेन लीड में था ही, लेकिन इंडिया का व्यापार रोमन एम्पायर के साथ था, रोमन साम्राज्य, इट मींस आप कह सकते हैं यूरोप के साथ, है ना। इसके अलावा यूरोप के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, जिनमें आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, इन सभी देशों के साथ यहां पर व्यापार आपको देखने के लिए मिलेगा। चाइना क्योंकि भारत का पड़ोसी देश रहा है ना, अचानक से तो उभरा नहीं है, हमेशा से रहा है। इसी रीजन से चाइना के साथ भी इस समय व्यापार प्रणाली आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये व्यापार आपका अक्रॉस द लैंड भी होता था, अक्रॉस द सी रूट्स भी होता था। मतलब ये जमीनों से व्यापार तो होता ही था, लेकिन जहां हमारी जमीनें नहीं जुड़ी हैं वहां समुद्री व्यापार भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्त। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलिए बात करते हैं सिल्क रोड की और आप कहेंगे मैरीटाइम ट्रेड की। ये क्या है सिल्क रोड? इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सिल्क रोड ट्रेड। अब सिल्क रोड ट्रेड क्या है? जिसमें आप देखिए स्पेशली मसालों का, टेक्सटाइल्स यानी कपड़ों का और जेम्स का क्या होता था, ट्रेड होता था। किन किन के साथ? इंडिया व्यापार करता था सिल्क रोड के थ्रू रोम से, अरब से और साउथ ईस्ट एशिया से। सिल्क रोड इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर स्पेशली टेक्सटाइल्स का, कपड़ों का व्यापार सबसे ज्यादा हुआ करता था। राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स, अब ढेर सारे छोटे छोटे जो सेंटर्स हैं, शहरी केंद्र हैं, उनका विकास यहां पर हुआ, जिनमें पाटलिपुत्र जो उस समय के मगध महाजनपद में पड़ता था, आपको पता ही है मगध महाजनपद, उज्जैन है, उत्तर प्रदेश का मथुरा है, या फिर दक्षिण भारत में अरिकामेडू, ये कुछ ऐसे शहरी केंद्र थे जो उस समय शहरों के रूप में उभर के सामने आए थे। इसके अलावा ढेर, अब देखिए व्यापार का विकास हो रहा है तो सीधी सी बात है मुद्रा का चलन और सिक्कों का विकास भी यहां पर होना तय था। इसी रीजन से यूजेस ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स, कुशान गोल्ड कॉइन्स और सातवाहन लेड कॉइन्स, ये सभी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रेड वॉज ऑर्गेनाइज थ्रू गिल्ड्स, गिल्ड्स के माध्यम से ट्रेड को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के तौर पर काम कौन करते थे? आपके यहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती थी और ये गिल्ड्स ही क्या होते थे? आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते थे। इंडिया एक्सपोर्टेड लग्जरी गुड्स लाइक पर्ल्स, आइवरी और आप फाइन टेक्सटाइल्स कह सकते हैं तो रोम, क्योंकि रोम के लोगों को चमकीली चीजें, तड़कती भड़कती चीजें, लग्जरी गुड्स का सबसे ज्यादा शौक था।
तो भारत रोम के साथ हमेशा चमकीली चीज़ों का ही, आप कह सकते हैं शाइनिंग गुड्स का, लग्जरी गुड्स का ही व्यापार किया करता था। तो ये व्यापार की स्थिति है जो अक्रॉस द लैंड और अक्रॉस द सी रूट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही व्यापार होता था जहां तक जमीनें जुड़ी हुई थी, समुद्री व्यापार भी यहां पर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट यदि बात करें मेजर इंडियन ट्रेडिंग पोर्ट्स, अब इस समय भारतीय व्यापार के कौन कौन से केंद्र थे? एक था आपका भरूच। भरूच जो था एक वेस्टर्न कोस्ट पर क्या था? आपका बंदरगाह था। ठीक, मेंशन्ड इन द पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, ये एक पुस्तक है जिसके अंदर इस पोर्ट का जिक्र है। दूसरा है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति का मतलब क्या है? एन इंपोर्टेंट ईस्टर्न कोस्ट, ये पश्चिमी घाट पे था। तो ये आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा? ये पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह जहां पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं दोस्त। तो किसके साथ व्यापार में इस्तेमाल होता था? साउथ ईस्ट एशिया के साथ और चाइना के साथ व्यापार करने के लिए इसी ईस्टर्न पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब बात आती है रोमन दुनिया के साथ व्यापार करने की, तो एक साउथ इंडियन पोस्ट की आवश्यकता पड़ती है हमें, और ये जो पोर्ट है हमारा, ये अरिकामेडू में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है मुजीरिस पोर्ट, ये केरला के अंदर है। साउथ इंडियन तो सीधी सी बात है आपका वेस्टर्न घाट की तरफ ही होगा, और रोमन एम्पायर के साथ व्यापार करने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। कावेरीपट्टनम का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्त, इसके भी एक व्यापारिक केंद्र था। स्पेशली चोल राज्य का, जो चोल शासक साउथ इंडिया के थे, उनकी कैपिटल थी। चोल शासकों की क्या थी? कैपिटल थी। ये चीज आपको याद रखनी है। सोपारा, अ मेजर ट्रेड हब इन वेस्टर्न इंडिया लिंक टू मैरीटाइम कॉमर्स, और याद रखिए पश्चिमी भारत में सोपारा भी क्या था? आपको इसको इस तरीके से हिंदी में डिनोट करते हैं, ये भी एक पोर्ट था। तो दीज वर द मेजर पोर्ट्स, यही वो मेजर बंदरगाह थे जिनके माध्यम से इस टाइम पीरियड के बीच में, लगभग 500 साल का एक टाइम पीरियड है, जिसमें चाइना से, मेजरली रोम से, साउथ ईस्ट एशिया से, अरब देशों से क्या होता था? आपका व्यापार किया जाता था। यहां तक दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्त, बताइए। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, अब कौन कौन सी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इस समय व्यापार के रूप में इस्तेमाल की जाती थी? सबसे पहला आता है गिल्ड्स, जिन्हें हम श्रेयंस कहते हैं। मर्चेंट्स एंड आप कह सकते हैं आर्टिशियंस फॉर्म्ड गिल्ड्स। किसने बनाया था? व्यापारियों ने बनाया था ये संगठन, ताकि हम व्यापार के कुछ नियम तय कर सकें, क्वालिटी ला सके व्यापारिक फंक्शंस में जितने भी, और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम कर सके। दूसरा था कोइनेज एंड बैंकिंग्स। कोइंस वर वाइडली यूज, उस समय कोइन का यूज किया जाता था। और जो गिल्ड्स होती थी, ये गिल्ड्स किसके समूह होते थे? अभी बताया था मैंने, ट्रेडर्स के होते थे। तो ट्रेडर्स के जो ग्रुप थे जिन्हें गिल्ड्स कहा जाता था, यही लोगों को पैसा उधार देते थे, मनी लेंडर्स के तौर पर काम करते हुए आपको यही दिखाई देंगे। कारवा ट्रेड, लैंड ट्रेड रूट्स को हम कारवा ट्रेड कहते थे, जो कि सेंट्रल एशिया, पर्सिया और चाइना के साथ इस्तेमाल किया जाता था। रोम के साथ लैंड ट्रेड नहीं हो सकता था दोस्त, क्योंकि समुद्री इलाका उसके बीच में पड़ता है। स्टेट कंट्रोल एंड टैक्सेस, यहां पर रूलर्स जो थे वो क्या करते थे? व्यापार पर टैक्सेस भी लेते थे, जो एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करता था। सीजनल ट्रेड फेयर्स भी यहां पर लगाए जाते थे, मेजरली यदि आप देखें सीजनल ट्रेड फेयर्स। क्लियर दोस्त, बताइए। ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में यहां पर आ गई होंगी। आगे चलें, अब महिलाओं की स्थिति की ओर बात करेंगे, फिर आपका आ जाएगा 3 नई कॉन्सेप्ट। स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति इस पीरियड में कैसी थी? लगभग 1100 साल के इस पीरियड में देखिए। अर्ली पीरियड, मौर्यन और गुप्ता एरा की बात करें तो महिलाओं की स्थिति अलग थी, लेकिन फिर इन पीरियड्स के बाद जब मौर्यन पीरियड और गुप्ता पीरियड दोनों ही समाप्त हो गए, गुप्त वंश भी समाप्त हो गया, थोड़ी सी इनकी स्थिति में आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी। यहां पर तो सही थी स्थिति। एजुकेशन, ऑक्यूपेशन की भी बात करेंगे, और कुछ धार्मिक प्रभावों की भी इनके स्वभाव पर हम बात करने वाले हैं दोस्त। ठीक है, चलिए अब समझिए। वुमेन हैड सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी, उनके पास एक ऑटोनॉमी हुआ करती थी गुप्ता पीरियड में, जहां पर वो व्यापार में, धार्मिक गतिविधियों में, इवन शासन में भी उनकी भूमिकाएं देखने के लिए मिलेगी। जैसे आपको एक नाम पता होगा प्रभावती गुप्त का, गुप्त वंश की एकमात्र ऐसी महिला जिनके पास जमीन को दान करने का है ना, प्रभावती गुप्त का नाम यहां पर आ गया। उनके पास प्रशासनिक शक्तियां हुआ करती थी। जैसे मनुस्मृति आपको पता एक ग्रंथ है जिसको 400 सालों में लिखा गया था, 220 सी से 200 सी के बीच हमारा मनुस्मृति लिखा गया था। इस मनुस्मृति के अंदर हमें समाज की जानकारी मिलती है, और वहां पर यह कहा गया कि वुमेन को बड़ा स्ट्रिक्ट किया गया था, उनको इंडिपेंडेंस नहीं थी। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट वो है जहां पर कुछ रॉयल्स वुमेन जो हैं, जो शाही महिलाएं हैं, उनको तो अधिकार है, लेकिन आम महिलाओं के ऊपर मनुस्मृति ग्रंथ के कारण, जो कि सामाजिक नियम तय करता था, वो महिलाओं के ऊपर कुछ बाउंडेशन लगाता था। लेकिन समय के साथ साथ ये जो बाउंडेशन है वो बढ़ती चली गई दोस्त, है ना। और पतिव्रता का जब कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कहा गया कि जो हस्बैंड है वो क्या है आपके दोस्त, वो आपके एक तरीके से ईश्वर हैं, है ना। ये पतिव्रता धर्म की बात आई, और चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में स्टार्ट हुई।
एजुकेशन ऑक्यूपेशन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा आप देखिए बहुत ना के बराबर एजुकेशन दी जाती थी। कुछ ही ऐसी नन्स थी, बुद्धिस्ट नन जो थी वो ही क्या कर सकती थी, कुछ थेरी ऐसी थी जो पढ़ लिख सकती थी या पढ़ना लिखना जानती थी, जिनको कुछ लिबर्टी थी इस चीज़ को लेकर। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ जैनिज्म और बौद्धिज्म ऐसे दो धर्म थे जिन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समान माना और किसी भी प्रकार के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया। इसलिए सबसे ज्यादा महिलाएं जैन और बौद्ध धर्म की तरफ तेजी से बढ़ी। तिन्नई कॉन्सेप्ट क्या है? ये कुछ नहीं है, जमीन के टुकड़ों को वर्गीकृत करने का एक तरीका है ना। तिन्नई कॉन्सेप्ट क्या? साउथ इंडिया के अंदर एंशिएंट तमिल लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली इन संगम लिटरेचर जो है आपका, स्टार लगाइए इस बात पे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि आपको तमिल कल्चर के बारे में जानना है, तमिल हिस्ट्री के बारे में जानना, तो एकमात्र सोर्स है संगम लिटरेचर। उस संगम लिटरेचर में तिन्नई कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है, जिसमें जो लैंडस्केप है, जो जमीन है, उसको कई हिस्सों में बांटा गया है। तो 5 प्रकार की तिन्नई होती थी आपकी, यानी जमीनें होती थी। पहली थी कुरिजनी। कुरिंजी क्या होती है? कुरिंजी मतलब माउंटेन्स वाला इलाका, जिनको हमेशा प्रेम और हीरोइज्म के तौर पर देखा जाता था। फिर आती है मुल्लई। मुल्लई मतलब जंगली इलाका, जंगलों वाला इलाका। फिर आता है मरुथम यानी प्लेन्स, मैदानी इलाका जो खेती के लिए उपयुक्त है, समृद्धि का प्रतीक है। फिर आता है नेडल यानी सीशोर, समुद्री इलाका, समुद्र के किनारे वाला इलाका, जो व्यापार के लिए, यात्रियों के लिए और किसी प्रकार के व्यापार के लिए इंपोर्टेंट था। फिर आता है पल्लई जो कि डेजर्ट वाला इलाका है, जो हार्डशिप को दिखाता है और जिसको हमेशा सेपरेट कर दिया जाता है ना। तो 5 प्रकार की जमीनों को यहाँ पर तिन्नई कॉन्सेप्ट में रखा गया और ये दिखाता है कि किस तरीके से, ये सिर्फ ये दिखाता है कि ज्योग्राफी में, लाइवलीहुड में और इमोशंस में कैसे आपस में कनेक्शन था, कैसे जमीनों को जीविका से जोड़ा गया था और कैसे जीविका को इमोशन से जोड़ा गया था। अब जैसे यहाँ पर डेजर्ट वाले इलाके के साथ सेपरेशन वर्ड यूज किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि जो काम का नहीं है उसको सेपरेट कर दिया जाता था। ऐसे इमोशन लोगों के उस समय हुआ करते थे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक ऐसी क्लास के साथ हिंदी मीडियम की। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।